और चलिए नजर अब झारखंड की ओर, जहां एक बड़ी जानकारी। आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। झारखंड की जनता और युवाओं को देखिए नई सौगात दी जा सकती है। इस बैठक में हेमंत सोरेन के साथ महागठबंधन के मंत्री भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए, कैबिनेट बैठक है और ऐसे में महागठबंधन के मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक होने वाली है, जहां देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रखी गई है, जहां महागठबंधन के कई मंत्री भी शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद झारखंड की जनता और युवाओं को कई बड़ी सौगात दी जा सकती है। तो ऐसे में देखिए लगातार कैबिनेट बैठक भी है, विकास की चर्चा भी की जा रही है, किस तरीके से कामों को आगे बढ़ाना है, जनता के हितों के लिए कैसे काम करना है। इस पर एक बार फिर से बैठक होने वाली है और इस बैठक में माना जा रहा है कि जनता और युवाओं को नई सौगात दी जा सकती है। चलिए नजर अब छत्तीसगढ़ की ओर, जहां रायपुर से बड़ी जानकारी। 10 सितंबर से आरएसएस की सालाना समन्वय बैठक होगी। 3 दिन तक आरएसएस की सालाना समन्वय बैठक चलने वाली है और इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। साथ ही संघ के 37 अनुषंगिक संगठनों के 200 से ज्यादा पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां अंकिता केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि अंकिता की मौत अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ के जलने से हुई। जलने से शरीर की परत पर मवाद भर गया, जिससे अंगों ने धीरे धीरे काम करना ही बंद कर दिया और उसकी जान चली गई। नाबालिग होने के कारण आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम पर बाल अपराध से संबंधित पॉक्सो के मामले भी अब दर्ज किए गए हैं। झारखंड पुलिस ने दुमका के अंकिता सिंह हत्या मामले में उसे नाबालिग मानते हुए मुख्य आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम पर पॉक्सो की धाराएं लगा दी हैं। रांची के रिम्स के फॉरेंसिक विभाग से अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में साफ है कि अंकिता को ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया। जलने के कारण उसके शरीर पर मवाद भर गया, जिस वजह से उसकी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। अंकिता की विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है। संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व एसपी अंबर लकड़ा कर रहे हैं। सभी तथ्यों पर अनुसंधान किया जा रहा है, एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को फिर से रिमांड पर लेने की क्यों जरूरत पड़ी? अब अनुसंधान में क्या क्या तथ्य की जरूरत पड़ेगी, ये तो अनुसंधान क्रम में देखा ही जाएगा ना। 72 घंटे का आप लोग को टाइम मिला है, यानी 3 दिन का टाइम मिला है। क्या कोशिश रहेगी कि इन 3 दिन में और जो फैक्ट है वो निकाला जाए अंदर से? अब देखिए, केस का अनुसंधान जारी है, इस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता है। यही दोनों इसमें शामिल हैं या कोई और भी शामिल है? आप लोग क्या लीड मिला? आपको ये बता दें कि अनुसंधान को कहीं ये है, ये सीक्रेट चीज होती है, इसको ओपन फ्लोर पर नहीं रखा जाता है। उसका केस सीजीएम दुमका की अदालत से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्रा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां पर केस में तेजी से सुनवाई होगी। दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू पर पिछले साल एक लड़की के अपहरण का भी आरोप है। पुलिस उससे इस मामले में भी पूछताछ कर रही है। दूसरी लड़की ने बताया है कि छोटू ने पिछले साल उसका अपहरण किया, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। छोटू उसे दुबई भेजना चाहता था, जहां उसका भाई रहता है। पीड़ित लड़की की मां को जब इसका पता चला तो उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और उनकी बेटी को छुड़ाया गया। अब तक छोटू पर इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। अंकिता के पिता का कहना है कि गिरफ्तार दोनों ही आरोपियों को ड्रग्स लेने की लत है। बीजेपी इसमें पीएफआई का भी हाथ बता रही है और एनआईए से जांच की मांग कर रही है। इस समय वहां की सरकार अपने में ही व्यस्त है और इस वजह से वहां प्रशासनिक तंत्र भी काम नहीं कर रहा है। प्रशासनिक तंत्र को चाहिए था इन सारे चीजों पर
त्वरित कार्रवाई करने की। घटना होने के बाद में जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुआ। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से भी संबंध बताया है, जो गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाकर उनका धर्मांतरण कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।